हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप करो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप्स के बारे में। अभी के टाइम पे अगर कोई बिजनेस है जो कम टाइम में कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो वो फूड प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड है। तो आज हम समझेंगे फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, बिजनेस प्लान हमारा क्या रहेगा, रेवेन्यू मॉडल को समझेंगे, मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं पर हम गवर्नमेंट सपोर्ट, सब्सिडीज और लाइसेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। तो फूड प्रोसेसिंग एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो रॉ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसको हम प्रोसेस करके एडिबल आइटम में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम गेहूं के आटे से ब्रेड बना लेते हैं, वो फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। फिर फर्दर हम उस ब्रेड को एज अ पिज़्ज़ा, बर्गर जिसमें भी यूज़ करना चाहे। तो इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है। इसमें जैम्स, केचप, इसमें आपको डेयरी प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, तो हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल पे हम अगर डिस्कस करें तो पहले आपको ये समझना होगा, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस मॉडल के बारे में जिसमें हम हाउस होल्ड के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे हाउस होल्ड कंज्यूमर्स नहीं रहेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बारे में। हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग रहेगा, जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, वो हम स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सेल करेंगे। तो इस मॉडल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें मार्केट एनालिसिस करना रहेगा कि हमारी सिटीज़ में किस तरह का स्ट्रीट फूड पॉपुलर है और वहाँ पर किस चीज़ की या किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है। उसके बाद हमें एक चीज़ समझनी होगी, इसमें रॉ मटेरियल और वहीं पर फिनिश गुड जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसको सेल करना, इन दो के बीच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, वो वेरी करता है। तो हमें उसको पहले कैलकुलेट करके रखना है, वो समझना होगा हमें। और उसके बाद हम ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम स्ट्रीट फूड स्टॉल्स को अगर हम सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें वैसे भी लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके यहाँ का कोई चाइनीज़ फूड या कोई भी स्ट्रीट फूड देखेंगे, तो वहाँ पर अगर केचप का कंजम्पशन देखेंगे तो एक बार में एक केन 10 से 15 लीटर की केन एक दिन में ही ख़त्म हो जा रही है। तो हमें बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करना है, प्रोसेस करना है फूड को। तो हमें ऐसा मार्केट ढूंढना है। इसमें चैलेंज मार्केटिंग नहीं रहेगा, इसमें चैलेंज रहेगा आपको आइटम सिलेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, केचप सॉस की बहुत सारी वेराइटीज़ है। चिली सॉस है, रेड चिली, ग्रीन चिली, टोमेटो केचप है, ऐसे बहुत सारे सॉस अवेलेबल है। आप इस कैटेगरी में जाना चाहते हो, आपको पहले ये समझनी होगी। इसके बाद एक चटनी एंड पेस्ट और ग्रेवी, जैसे काजू की पेस्ट अवेलेबल है काजू का, वहीं पर आपको अलग अलग तरह की चटनी अवेलेबल हो जाएगी। वहीं पर आपको अनियन गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अवेलेबल होता है। तो अगर आपको इस कैटेगरी में जाना है तो आपको सिर्फ यही आइटम सिलेक्ट करना होगा कि आप इसमें आपको मार्केट एनालिसिस करना है, होटल्स, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड। वहीं पे सिरप्स अवेलेबल है, चॉकलेट सिरप, डार्क चॉकलेट हो, वाइट चॉकलेट हो, ये भी रेस्टोरेंट्स और होटल में अच्छे रेट पे कंज्यूम होता है। वहीं पर अगर आप जाना चाहते हैं डेयरी प्रोडक्ट में, तो उसमें सिर्फ दो ही आइटम मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ के बारे में और एक कर्ड, दही के बारे में। इनका कम रेट में बनते हैं और कंजप्शन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें वाइड वेराइटीज़ है, आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस आइटम को सिलेक्ट करना है। और आपको वही है, डिपेंड करता है। आपको स्ट्रीट फूड पहले आपका लोकल एरिया देखना है, उससे लगे और एरियाज आपको समझने होंगे, फिर हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। रेवेन्यू मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू मॉडल बहुत इजी है। इसमें जितना मार्जिन है उतना कोई भी प्रोडक्ट में होता है। इसका मार्जिन 40% टू 60% तक जाता है। तो रेवेन्यू की चिंता ना करें, हमें समझना होगा पहले ये कि हमें मार्केट कौन सा मिल रहा है। इसमें जैसे बेकरी प्रोडक्ट ले लिया आपने, या फिर आपने केचप इंडस्ट्री में चले गए, तो आपको बस पहले मार्केट देखना है कि आप क्या, किस चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा है और आप क्या ईजिली बना के बेच सकते हैं। रेवेन्यू थोड़ा सा टाइम ले सकता है पर अच्छा खासा जनरेट होगा। इसके बाद अगर लाइसेंस एंड सब्सिडीज़ की बात करें हम, तो इसमें कुछ लाइसेंस है, जैसे फसई का पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हमको लेना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ये सिस्टम में अभी कुछ ऐसा कि आपको बहुत दिक्कत जाएगी।
ईज़िली ऑनलाइन प्रोसेस है, मिल जाएगा, एक बार इंस्पेक्शन होता है। वहीं पर आपको एक गुमास्ता फॉर एस्टेब्लिशमेंट लेना पड़ेगा, आप जहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे ये सब। वहीं पर आपको इंस्पेक्शन में बताना होगा आपका फूड स्टोरेज कहाँ है और हाइजीन स्टैंडर्ड्स आपके क्या रहने वाले हैं। अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे हैं, जैसे आलू का ड्राई पाउडर बनाता है, वो थिकनेस एज़ अ थिकनर यूज़ होता है ग्रेवी में। तो अगर उसमें जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसको प्रोसेस करते टाइम स्टार्च रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसके कारण पॉल्यूशन जनरेट होता है। तो उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी एनओसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। इसमें आप पल्प इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, इससे अलग-अलग फ्रूट्स के पल्प अवेलेबल है, वो भी रेस्टोरेंट्स, होटल में जूस बनाने में या फिर फ्लूइड बनाने में यूज़ होते हैं। तो उसके लिए भी आपको स्टोरेज यूनिट कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनानी पड़ेगी, जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे, फिक्स स्टैंडर्ड पे बनती है, वो हम डिटेल में उसको भी समझ लेंगे। रही बात सब्सिडीज़ और लाइसेंस की, तो सब्सिडीज़ तो इसमें अगर आपका फूड क्लस्टर बना हुआ है आपके एरिया में एमएसएमई के थ्रू, तो वहाँ पर आपको 40 टू 60% सब्सिडी मिल जाएगी। पर अगर नहीं है तो भी 40% तो आपको सब्सिडी मिलनी है, और भी इसमें अलग-अलग सपोर्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के, लोन भी ईज़िली अवेलेबल है। वहीं पर अगर मैं मशीन्स की बात करता हूँ, तो इसकी मशीन्स में कुछ ज़्यादा मशीन्स नहीं होती, इसमें ग्राइंडर, मिक्सर, क्रशर यही यूज़ होता है मैक्सिमम टाइम तो। जो अलग-अलग साइज़ में है वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा जाकर भी आप 5-6 लैक्स पे जा पाएँगे। वहीं पर कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, जो बड़े यूटेंसिल होते हैं जिसमें हम बॉयल करने के लिए यूज़ करते हैं। मिक्सर रहते हैं, तो ये ना तो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं। इंडिया में ही आपके लोकल एरिया में आपको मिल जाएँगे। वहीं पर एक असेंबली लाइन अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं, अगर लेबर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो जो वाटर रिफिलिंग सिस्टम होता है, वो पर्टिकुलर वेट या लीटर क्वांटिटी में फुल कर देता है, फिल कर देता है बॉटल्स को, केन्स को, और आगे सील कर देता है। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो अगर जाना चाहते हैं वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बाकी इसका मशीन्स में कॉम्प्लिकेशंस नहीं, इसकी मशीन्स पे भी सब्सिडी मिलती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज़ में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें डेवलप करना है जहाँ पे हम प्रोसेस करने वाले हैं, जहाँ पे आपकी मशीन्स इंस्टॉल होगी, जहाँ पर सॉर्टिंग होगी, आप जिस भी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी, वो हैंड मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक हो, तो वो एक एरिया होगा। एक स्टोरेज यूनिट होगी। स्टोरेज यूनिट भी फिक्स स्टैंडर्ड्स पे होगी, क्योंकि ना तो टेम्परेचर के कारण वो खराब होना चाहिए, और ना ही कोई वाटर लीकेज या कोई एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण वो चीज़ खराब होनी चाहिए। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये चीज़ समझनी होगी। ये घर से ही करना चाहते हैं तो हो सकता है, नहीं करना चाहते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया सफिशिएंट होता है, अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है तो इससे कम में भी काम हो जाएगा। तो ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। वहीं रही बात मशीन्स की, मैंने बता ही दी है, मशीन्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईज़िली मिल जाएगी। सब्सिडीज़ के बारे में आपको बता दिया है, और कुछ भी क्वेरीज़ हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप बताएँगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं जल्द नया प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।